दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए यह जरूरी है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आजादी के पश्चात से भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का परिचालन किया और उनमें से बहुत सारी योजनाओं में उसको महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिली। इसी के बारे में अगर बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत सी परियोजनाओं को मंजूरी दी और बहुत सी परियोजनाएं चलाई गई। और आज की अगर बात करें वर्तमान में, तो भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज की यह जो हमारी वीडियो है यह अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष अन्वेषण से ही संबंधित है। दरअसल अभी हाल ही में भारत ने आर्टेमिस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह काफी एक बार सुर्खियों में बना हुआ है कि आखिर क्या है आर्टेमिस समझौता और इससे भारत के हित किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है सलमान और आइए वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं कि इस वीडियो के दौरान हम किन किन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद यह आर्टेमिस समझौता आखिर है क्या जो कि चर्चा में बना हुआ है। इसके बाद चंद्रमा के लिए शूटिंग क्या है, इससे संबंधित कौन सी मुख्य बातें हैं जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही साथ चंद्रमा और उससे संबंधित अंतरिक्ष कानून क्या है और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके बाद आर्टेमिस समझौते का विकास किस तरह से हुआ है और अभी इसकी क्या आगे की राह है और किस तरह से इसमें अभी क्या कार्य किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करते हुए सबसे अंत में हम लोग एक प्रश्न के ऊपर भी चर्चा करेंगे जिसको कि आप सभी मेंस के तौर पर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। और यह जो टॉपिक है यह जीएस पेपर 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के खंड से जोड़ करके देखा जा सकता है। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि खबर क्या है। तो खबर जो है द हिंदू के एक्सप्लेन सेक्शन में आई है। खबर है, इंडिया हैज साइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड, व्हाट इज एट रिस्क, यानी कि भारत ने आर्टेमिस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया है और इस हस्ताक्षर के बाद भारत का वह कौन सी चीज है जो कि दांव पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टेमिस समझौता है क्या। दरअसल आर्टेमिस समझौता जो है यह मुख्य रूप से 10 सिद्धांत है इसके अंतर, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर बात करें तो यह गैर बाध्यकारी है, यानी कि इस समझौते के अंतर्गत जो सिग्नेटरी राष्ट्र हैं, जो हस्ताक्षरित राष्ट्र हैं, जिन्होंने इस समझौते में अपने आप को शामिल किया है, तो यह जो दिशा निर्देश है यह उनके ऊपर गैर बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है। और यह जो पूरा समझौता है यह चंद्रमा पर मनुष्यों को वापस ले जाने संबंधी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है अमेरिका के नेतृत्व में। और अभी हाल ही में 21 जून 2023 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है, जिसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत का इसमें क्या हित है, किस तरह से भारत को इससे लाभ होने वाला है। और जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच खाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे अवसर में भारत इसका किस तरह से लाभ ले सकता है। तो कुल मिलाकर के आर्टेमिस समझौता जो है मोटे मोटे तौर पर एक दिशा निर्देश है जो कि सदस्य राष्ट्रों के ऊपर गैर बाध्यकारी है। अब इस समझौते की बात करें, जब भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया तो भारत के संदर्भ में जो भी कुछ प्रमुख ऐसे सवाल थे जिनको कि आसानी रूप से जवाब दिया जा सकता था, लेकिन इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से इसने कई जटिल समस्याओं और कई जटिल प्रश्नों को भी उजागर किया है। उसमें बात करें मुख्य रूप से तो क्या है कि चंद्रमा को लेकर के मानव आचरण पर अनौपचारिक समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, यह तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता ही होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत ने शुरुआत में ही यानी कि 2020 में ही इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक सवाल यहां पर और उठता है कि इससे भारत के क्या हित जुड़े हैं, यानी कि भारत को क्या लाभ हो सकते हैं इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद। अगर बात करें यह जो पूरा का पूरा समझौता है यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या मायने रखता है, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह शक्ति का एक प्रमुख संकेत के रूप में काम करेगा, जो कि मानदंडों को निर्धारित करने में जो भी बड़े बहुराष्ट्रीय सहयोग हो सकते हैं उन सहयोग को बनाने की क्षमता का विकास करता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण समझौता हो जाता है और इस समझौते के अंतर्गत अंतरिक्ष संबंधित 10 सिद्धांत दिए गए हैं। तो यह कुल मिलाकर के मोटे मोटे रूप से रूपरेखा रही, यानी कि आर्टेमिस समझौता क्या है। आर्टेमिस समझौते की अगर बात करें तो हम यह गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश है जो कि चंद्रमा पर मनुष्यों को वापस ले जाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण परियोजना है। किसके नेतृत्व में?
अमेरिका के नेतृत्व में, और 21 जून 2023 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है। तो अगला चर्चा का बिंदु है हमारा चंद्रमा के लिए शूटिंग। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह अमेरिका के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि चंद्रमा पर मनुष्यों को ले जाने से संबंधित है। अब इस परियोजना के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं शामिल है, यानी कि इस परियोजना को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उसके अंतर्गत किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, किन चीजों को शामिल किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत चंद्रमा की सतह पर एक आधार बनाए जाने की योजना शामिल है। इसके अलावा मनुष्यों और कार्गो ले जाने के लिए कई अंतरिक्ष यानों का बनाया जाना भी शामिल है इसके अंतर्गत। इसके अलावा लूनर गेटवे नामक एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाना भी इसके अंतर्गत शामिल है। और साथ ही साथ जब वहां पर कोई भी मनुष्य या कोई भी कार्गो जाता है, कोई भी जो यान जाएगा चंद्रमा के ऊपर, तो उनसे संचार स्थापित करने के लिए नेविगेशन और संचार के लिए उपग्रहों का एक नक्षत्र भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो कुल मिलाकर के इस परियोजना में क्या क्या चीजें शामिल है ये महत्वपूर्ण है, जिसमें कि चंद्रमा की सतह पर एक आधार बनाया जाना शामिल है। इसके अलावा मनुष्यों और कार्गो यानी सामान को ले जाने के लिए कई अंतरिक्ष यान शामिल हैं। लूनर गेटवे नामक एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन जो कि वहां पर बनाया जाएगा, जहां पर जो ये यान है वो जा करके लैंड कर सके, मनुष्यों और कार्गो को वहां पर सुरक्षित तरीके से छोड़ सके। इसके साथ ही साथ नेविगेशन और संचार स्थापित करने के लिए उपग्रहों का एक नक्षत्र भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब यह कुल ये जो परियोजना है यह मुख्य रूप से रूस और चीन के द्वारा एक चलाई गई अभियोजना का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब है, ऐसा कहा जा रहा है। तो रूस और चीन के द्वारा जो योजना चलाई जा रही थी उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन। इसे संक्षिप्त रूप से ILRS भी कहते हैं। और ये ILRS किसके द्वारा चलाया जा रहा है? रूस और चीन के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूक्रेन वार के बाद से रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही साथ वह आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है। यानी कि रूस की जो है आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, साथ ही साथ विभिन्न देशों के साथ जो भी इसके रिश्ते थे उनमें खटास आने के बाद जो इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो इसकी वजह से यह जो ILRS है इसका नेतृत्व अब चीन के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यह जो योजना है यह रूस और चीन दोनों के द्वारा है, लेकिन अभी इसका नेतृत्व चीन के द्वारा किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत चीन की मंशा है कि यह एक स्थायी बेस बनाया जा सके, साथ ही साथ एक चंद्र उपग्रह नक्षत्र के लिए भी उसकी एक योजना है। और यह जो पूरी योजना है, ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आर्टेमिस समझौता है यह इसी योजना का पूरा हूबहू प्रतिबिंब है। इसके अंतर्गत अगर हम मुख्य बातों को देखें तो अंतरिक्ष अन्वेषण जो कि मानवता की प्रतिभा को भी दर्शाता है, साथ ही साथ राजनीति यानी कि इससे जुड़ी जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति हो रही, यानी कि अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के मामले में जो भी अग्रणी राष्ट्र हैं उनके बीच किस तरह से एक दौड़ से शुरू हो गई है, उसको लेकर के जो राजनीति है उसको दर्शाता है यह आर्टेमिस समझौता। अब अमेरिकी और चीनी नेताओं की अगर बात करें तो यह जो पूरा का पूरा मुद्दा है यह टोटेमिक मूल्य से जुड़ा हुआ है, खासकर ऐसे समय में जब देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही है। अब टोटेमिक मूल्य क्या होता है? टोटेमिक मूल्य को अगर सरल शब्दों में हम लोग देखें तो इसे कुल चिन्ह यानी कि यह एक प्रतिष्ठा का मानक है। टोटेमिक मूल्य की बात करें तो यह एक प्रतिष्ठा का मानक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, तो उसी समय रशिया यानी USSR जिसे हम पहले कहते थे, USSR और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन को लेकर के एक होड़ सी लगी हुई थी। तो यहां से भी हम इसको समझ सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो अमेरिका और चाइना के बीच काफी गहरी खाई बन सी चुकी है। तो इस मामले में जब ऐसे देशों के बीच कड़ी प्रतिद्वंद्विता हो रही हो तो यहां पर टोटेमिक मूल्य जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस टोटेमिक मूल्य के देखते हुए कठिन से कठिन जो भी तकनीक है और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जब देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता है तो हर देश अपने आप को आगे लाने का प्रयास करेगा और इस प्रयास में वह नई नई तकनीक और नए नए नवाचारों का इजाद करेगा। तो यहां से आपको बातें समझ में आई। अगली स्लाइड पर देखते हैं आर्टेमिस समझौते के क्या लाभ हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति स्तर पर अगर हम बात करें तो यह शक्ति का एक प्रमुख संकेत है जो कि मानदंडों को निर्धारित करने और बड़े बहुराष्ट्रीय सहयोग बनाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इस समझौते का एक लाभ यह भी है कि ऐसे राष्ट्र जो कि अमेरिका अनुकूल अंतरिक्ष कानूनों का समर्थन करते हैं
और इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो यह जो आर्टेमिस समझौता है इस कार्यक्रम में वह भाग ले सकेंगे, जिससे कि उन सैद्धांतिक रूप से उनके प्रतिष्ठा में तो बढ़ोतरी होगी होगी, साथ ही साथ तकनीकी रूप में भी उनके अंदर इजाफा होगा। क्यों होगा इजाफा? क्योंकि जब यह जो पूरा का पूरा समझौता है, आर्टेमिस एकॉर्ड जो है, यह अमेरिका के नेतृत्व में है, तो जब जो भी राष्ट्र इसमें सिग्नेचर करेगा तो जो भी तकनीक है, जो भी नवाचार है या जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज है, उसका फायदा अमेरिका उन राष्ट्रों को भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि यह जो सिद्धांत है या जो भी कानून इसके अंतर्गत बनाए गए हैं वह अमेरिका अनुकूल अंतरिक्ष कानून है, यानी कि ऐसे कानून जो कि अमेरिका के लिए अनुकूल है और वह राष्ट्र जो इसके सदस्य हैं वह अमेरिका अनुकूल अंतरिक्ष कानून को सपोर्ट करेंगे। लिहाजा बदले में अमेरिका ऐसे राष्ट्रों को जो भी अत्याधुनिक तकनीक है अंतरिक्ष से जुड़ी हुई उसमें सपोर्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा और उससे संबंधित कानून क्या है। तो इसमें अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर पर 4 अंतरराष्ट्रीय अत्याधुनिक या वर्तमान में जो आधुनिक अंतरिक्ष से जुड़े कानून हैं तो वह 4 हैं, जो कि अगर बात करें आउटर स्पेस ट्रीटी यानी कि बाह्य अंतरिक्ष संधि के द्वारा रेखांकित किए गए हैं या आउटलाइन किए गए हैं 4 अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं। इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं? तो अंतरिक्ष से संबंधित जो भी अन्वेषण किया जाएगा या अंतरिक्ष से लेकर जो भी लाभ होने वाला है, चाहे वो वाणिज्यिक लाभ हो या किसी अन्य प्रकार का लाभ हो, उसका शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रों का इसके अंतर्गत पंजीकरण किया जाएगा या और इसके अलावा जो भी सदस्य राष्ट्र होगा उनका अपना दायित्व होगा, इत्यादि मुद्दे इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं इन चारों कानून के अंतर्गत। अब यह कानून एक ऐसे वक्त में आया था, तो समय की बात करें, इसकी अवधि की बात करें तो वर्ष 1967 से 1976 के बीच में ये सारे कानून बनाए गए थे। और यह ऐसा दौर था कि जिस वक्त यूएसएसआर और अमेरिका के मध्य अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर के एक दौड़ सी लगी हुई थी और इसी के अंतर्गत शीत युद्ध भी देखने को मिल रहा था, यानी कोल्ड वार का एरा चल रहा था और मूल अंतरिक्ष दौड़ दोनों देशों के बीच देखी जा रही थी। तो उस दौरान यह जो कानून था काफी महत्वपूर्ण था। इन कानूनों के अलावा एक 5वीं संधि भी की गई थी जिसे चंद्रमा समझौता के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष 1979 में आया था, लेकिन उस वक्त ना तो अमेरिका ना ही सोवियत संघ सहित कोई भी ऐसा राष्ट्र आगे आया था जो कि इसका संरक्षण कर सके, क्योंकि उस वक्त दोनों देशों के बीच जो है कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से इस समझौते को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन भारत जो है उन मुट्ठी भर राष्ट्रों में शामिल था जिसने चंद्रमा समझौते पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन इसका रेटिफिकेशन यानी कि इसकी पुष्टि भारत के द्वारा नहीं की गई थी। अब ऐसे मामले में कुछ समस्याओं का उत्पन्न होना भी जगजाहिर है। अब अगर इस समझौते के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं को देखें तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि चंद्रमा समझौता और आर्टेमिस जो समझौता है इसके अंदर जो भी गाइडलाइंस, जो भी कानून बताए गए हैं वो काफी ज्यादा स्पष्ट नहीं है, जिससे कि जो भी उद्यमी वकील हैं उनको एक लूप होल मिल जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी बातों को रख सकते हैं और एक क्या कह सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, विभिन्न उद्यमी वकीलों के मध्य एक विवाद सा छिड़ गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आर्टेमिस समझौता क्या कहता है? वह यह कहता है कि सदस्यों को अंतरिक्ष संसाधनों को निकालने और उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। यह आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष जो भी संसाधन है, जो भी सदस्य हैं, यानी कि इस समझौते के अंतर्गत जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वह अंतरिक्ष संसाधनों को निकाल सकते हैं, साथ ही साथ उनका उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा समझौते की अगर बात करें तो वह यह कहता है कि संसाधनों का वाणिज्य लाभ जो है वह समान रूप से वितरित किया जाए। किसके बीच वितरित किया जाए? जो भी देश हैं उनके बीच। ऐसा नहीं है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं उन्हीं के बीच इसका लाभ वितरित किया जाए, जैसा कि आर्टेमिस समझौता कहता है। यानी कि इस समझौते पर जिन राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया है आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत, वही राष्ट्र अंतरिक्ष संसाधनों को निकालने और उपयोग करने के लिए जिम्मेवार होंगे, जबकि चंद्रमा समझौता इससे इतर बात करता है। वह तमाम राष्ट्रों के मध्य वाणिज्यिक लाभ जो कि अंतरिक्ष संसाधनों से प्राप्त होगा उनके मध्य वितरण करने की बात करता है। तो कुल मिलाकर के एक क्लैश की बात यहां पर सामने आती है। अब यहां पर देखें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आर्टेमिस और चंद्रमा समझौते में जो भी बातें हैं वो पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, और ऐसे में
जो भी उद्यमी वकील हैं उनके पास पर्याप्त गुंजाइश हो जाती है कि जो दोनों समझौते हैं, इनके जो नियम हैं उनके अनुसार अपने कार्ड खेल सकते हैं, यानी कि अपनी बातों को अपने तरीके से कह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर वास्तव में अगर हम कहें तो एक बात यहाँ पर और भी उभर करके सामने आती है कि जो आने वाला भविष्य है, आने वाला टाइम है, वहां पर चंद्रमा खनन के परिणामों को अतिरंजित करने की बात या अतिरंजित करने के खतरे भी देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह बात हो जाती है कि आर्टेमिस और जो चंद्रमा समझौता है उसकी भाषा अस्पष्ट है, जिससे कि जो भी उद्यमी वकील हैं उनके पास इतनी गुंजाइश हो जाती है कि वह अपनी बातों को अपने राष्ट्र यानी संबंधित राष्ट्र के हित को देखते हुए रख सकते हैं आगे। अब यहां पर बात करें कि यह जो आर्टेमिस समझौता है इसके अंतर्गत चंद्रमा पर मनुष्य ले जाने के लिए जो योजना बनाई गई है, अगर वह सफल हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम जो है अगर सफल होता है तो निजी उद्यम यानी कि जो सदस्य राष्ट्र हैं वो अपने निजी उद्यमों द्वारा चंद्रमा पर स्थायी बस्तियों की स्थापना करने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत जो भी अंतरिक्ष संसाधन है उनका निष्कर्षण किया जाएगा। निष्कर्षण के माध्यम से वहां पर जीवन को बनाए रखने के लिए, लोगों को जिंदा रखने के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो चंद्रमा पर मिट्टी है, मृदा है, उसका उपयोग किया जाएगा। तो यह कार्यक्रम इस तक सीमित है। अगर यह कार्यक्रम सफल होता है तो ये सारी कार्यवाहियां की जाएंगी। अगला चर्चा का बिंदु अगर देखें तो आर्टेमिस समझौते का विकास, यानी कि आर्टेमिस समझौते का जो विकास हुआ है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले बात करें, समझौता जो है वर्ष 2020 में अस्तित्व में आया, लेकिन इसी दौरान भारत के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने जो निजी खिलाड़ी थे उनके द्वारा भी द्वार खोल दिए गए। यानी कि भारत में जो भी निजी उद्यमी है जो कि अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में काम करना चाहते हैं, भारत सरकार ने उनको अनुमति प्रदान कर दी। और इस वक्त के आते आते भारत के अपने कुछ रवैया भी विकसित हो गए, यानी कि भारत के अंदर भी कुछ कानून, कुछ नियम विकसित हो गए कि अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। इसी को मद्देनजर भारत ने एक नई अंतरिक्ष नीति बनाई जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष संसाधन का खनन करने की अनुमति दे दी गई और संभवतः इसमें चंद्रमा को भी शामिल किया गया। यानी कि चंद्रमा पर भी खनन किया जा सकता है, चंद्रमा का भी अन्वेषण किया जा सकता है। यह बात संभवतः भारत की नई अंतरिक्ष नीति में शामिल किया गया था। अब भारत की चिंता क्या है? भारत की चिंता मुख्य रूप से यह है कि यह जो समझौता है इसकी जो गाइडलाइंस बनाई गई है यह महान शक्तियों द्वारा निर्धारित मानदंड है। यानी महान शक्तियों की बात करें तो इसका जो नेतृत्व कर रहा है आर्टेमिस समझौता का, वह कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। इसमें 27 राष्ट्र अभी वर्तमान में है, लेकिन इसका नेतृत्व करता कौन है? यूएस है। तो यूएस अपने आप में एक महान शक्ति है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है भारत के द्वारा कि ये जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं कहीं ऐसा ना हो कि जो भी कम शक्ति रखने वाले राष्ट्र हैं उनके लिए बाधा के रूप में यह कार्य करे। साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि जो भी महान शक्तियां हैं वह अपनी कार्रवाइयों की स्वतंत्रता को अधिकतम करने के लिए इसका उपयोग करें या इसका डिजाइन करें। यानी यह जो मापदंड या जो गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश बनाए गए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि महान शक्तियां जो है अपनी स्वतंत्रता को और ज्यादा फैलाने के लिए डिजाइन किए हो। इसके अलावा आर्टेमिस समझौता दिशा निर्देशों का एक अनौपचारिक सेट है। यहां पर ये बात देखिए, अनौपचारिक सेट है, जबकि भारत जो है औपचारिक रूप से कानून को प्राथमिकता देता है। क्यों देता है? इसके पीछे जो मुख्य कारण यह है कि औपचारिक कानून को अगर हम मान्यता देते हैं तो कानून की वजह से क्या होता है कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी सापेक्ष शक्ति की परवाह ना करते हुए जो भी यहाँ पर अनुयायी हैं यानी कि समझौते के जो भी मानने वाले हैं उनके बीच बेहतर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर चीजें क्लैश हो रही हैं। भारत क्या कर रहा है? औपचारिक कानून को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि जो यह समझौता है यह मुख्य रूप से अनौपचारिक दिशा निर्देशों का एक सेट है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए यह चिंता का विषय है। लेकिन भारत के कुछ लाभ भी हैं। क्यों है भारत के लिए यह लाभकारी हो सकता है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अमेरिका और चाइना के बीच जो कटुता है वह बढ़ती जा रही है, जो विभाजन है वो काफी गहराता जा रहा है। और ऐसे में एक नए जटिल अंतरराष्ट्रीय कानून पर सहमति नहीं बन सकती है। अब जबकि एक नए अंतरिक्ष जटिल कानून पर अमेरिका और चीन के बीच सहमति नहीं बन सकती है, तो चंद्र कानून को लेकर के यानी चंद्रमा से संबंधित कानून को लेकर के
जो फलदायी या फ्रूटफुल जो टॉक हो सकती है उसकी संभावना नहीं दिखती है। ऐसे में यह भारत के लिए काफी लाभदायक हो सकता है कि भारत आगे बढ़ करके अपनी बातों को अमेरिका के सामने रख सकता है, साथ ही साथ इस समझौते से होने वाले लाभ का अधिकतम उपयोग कर सकता है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, यानी अंतरिक्ष अन्वेषण में, और तकनीकी रूप से इसका लाभ उठा सकता है। अब आगे की राह की बात कर लेते हैं, यानी कि आगे इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो भारत को समझौते पर हस्ताक्षर करने से अमेरिका से कुछ रियायतें प्राप्त हुई हैं। अब ये रियायतें जो होती हैं चंद्र अन्वेषण से जुड़ी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो भारत को आर्टेमिस कार्यक्रम का अधिकतम लाभ लेने हेतु बहुत काम करना भी होगा। कौन कौन से कार्य करने होंगे, तो उसमें सबसे पहले भारत का अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के लेकर के जो भी उसका बजट है उस बजट को बढ़ाना होगा, अपने बजट को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ जो भी निजी क्षेत्र है जो कि अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में एक्सपर्ट है या अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में भाग ले रहे हैं, तो उनमें जो भी प्रतिरोध है उसको कम करना होगा, यानी कि घरेलू प्रतिरोध को भारत को कम करना होगा, जिससे कि भारत के जो निजी उद्यमी हैं अंतरिक्ष अन्वेषण के मामले में वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सके और भारत को लाभ पहुंचा सके। निजी क्षेत्र को अन्य आर्टेमिस सदस्यों के साथ काम करने में सक्षम बनाना होगा, यानी कि समझौते में शामिल जो अन्य सदस्य राष्ट्र हैं उनके जो निजी उद्यमी होंगे उनके साथ काम करने के लिए भारत के निजी उद्यमियों को सक्षम बनाना होगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम कानून भी विकसित करने होंगे। तो यह कुल मिलाकर के एक मोटे मोटी गाइडलाइन रही, मोटी मोटी बातें रही कि अगर भारत इसका अधिकतम लाभ लेना चाहता है तो भारत को किन किन क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। अब सबसे अंत में हम एक प्रश्न के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। प्रश्न ये है, आर्टेमिस समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े निजी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न को आप सभी 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे मेंस के स्तर पर। तो ये रही आज की वीडियो से जुड़ी तमाम मुख्य बातें जो कि आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि यह जो पोर्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।